इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का विषय है विज्ञान, पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए देखते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के 5वें प्रकार यानी उपचयन और अपचयन को हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है उपचयन? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन जब अपक्रिया करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें देखिए कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है तो क्या होगा, हमारा ये उपचयन अभिक्रिया होगा। इसी प्रकार अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो वो अभिक्रिया जो है वो आपका उपचयन अभिक्रिया होगी। आइए अगला देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। उपचयन अभिक्रिया का उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का ह्रास हो। किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है ऑक्सीजन की, तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे है हमारा कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड को जो है H2 यानी हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है कॉपर प्लस H2O यानी जल। तो इसमें देखिए कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन था, तो यहाँ उत्पाद में जो है कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इसमें आप देखेंगे तो अपचयन अभिक्रिया होगा, क्योंकि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो अपचयन कहलाता है। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर में से जो है ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जो है H2O बन रहा है, तो H2O में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जा रही है, तो इसमें जो है वो आपका उपचयन अभिक्रिया बन जा रहा है। तो इस अभिक्रिया में दोनों ही चीज़ें हो रही, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी उपचयन अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो वो संक्षारित हो जाती है। तो संक्षारित होने के लिए किस चीज़ पर जो है संक्षारण का प्रभाव पड़ता है? जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। यानी जब कोई धातु जो है वो आर्द्रता यानी नमी के प्रभाव में आता है या फिर वायु, पानी और अम्ल के प्रभाव में आता है तब धातु जो है वो संक्षारित हो जाती है। जैसे कि है लोहे पर हमारा जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगता है तो लोहा एक धातु है, तो धातु जो है वो यहाँ पर जंग लगना यानी संक्षारित हो जा रही है। इसी प्रकार चांदी पर काली परत, जब चांदी जो है यानी सिल्वर जब पुराना हो जाता है तो उस पर काली परत चढ़ जाती है, तो सिल्वर पर काली परत चढ़ना भी संक्षारण कहलाता है। इसी प्रकार तांबे पर हरी परत, तांबा जब पुराना हो जाता है यानी मैला हो जाता है तो वो संक्षारित हो जाती है, जो हरी परत चढ़ जाती है वो संक्षारण है। आइए अगला देखते हैं हम। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जो कि तेल से अगर बना है तो वो वायु के संपर्क में आता है तो उपचयित हो जाता है। क्या होता है उससे जब उपचयित हो जाने पर, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उपचयित हो जाते हैं तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कि चिप्स का जो पैकेट होता है वो बहुत दिन पुराना होने के बावजूद भी वो ख़राब नहीं होता। क्यों ख़राब नहीं होता? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अगर नाइट्रोजन गैस ना भरा जाए तो वह जो है वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाएगा, जिससे कि उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है।
अगला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से हैं? पहला है हमारा ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। क्या होता है ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी अभिक्रिया पूरी हो जाने के बाद ऊष्मा का भी अगर उत्सर्जन होता है तो वो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है हमारा प्राकृतिक गैस का दहन करना, जैसे हमारा CH4 यानी मेथेन गैस है। जब मेथेन गैस जो है वायु के संपर्क यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाया जाता है तो उसमें से हमारा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, H2O जल निकलता है और इसके साथ साथ हमारा ऊष्मा का भी उत्सर्जन करता है। तो प्राकृतिक गैस का जो दहन करना है उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इस अभिक्रिया में यानी प्राकृतिक गैस के दहन की अभिक्रिया में ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए ये जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसी प्रकार हमारा दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो है ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, ऊष्मा निकल रही थी, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पूरा होने में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता हो रही, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था वियोजन अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती थी? ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा। तो जिसे हम ऊष्मीय अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन। तो ये तीनों ही वियोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं।